डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं फिजिक्स पेपर 2 का आंसर की। तो कंप्लीट आंसर की देख लीजिए इसमें, और आपके कितने मार्क्स आए हैं या आएंगे उसका कैलकुलेशन आप इस वीडियो का अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें, जो 2021 का पेपर है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे आप हमारे पास में 2021 के जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उनकी आंसर की चाहिए तो आप हमें उन क्वेश्चन पेपर्स को साफ़ फ़ोटो खींच करके सेंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, यूनिट ऑफ ई नॉट इज़ इन SI मेथड इज़। SI मेथड में जो यूनिट होगा, ये सेकंड ऑप्शन इसको करेक्ट करना था। C टू द पावर 2 n टू द पावर -1 और m टू द पावर -2 जो है सेकंड ऑप्शन जिसने भी करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। SI पद्धति में ई नोट का मात्रक जो है ये आपका सेकंड ऑप्शन होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, तो phi E = Q/E नोट जो है इसका राइट आंसर। जिसने भी टिक किया है वो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ के अनुसार यही जो है फॉर्मूला आपका बनता है। सेकंड क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं आपके मॉडल पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने मॉडल पेपर्स देखे हैं, मैंने पूरा सॉल्यूशन कराया था। आपको पता होगा कि पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी विजिट कर चुके होंगे, पूरा सॉल्यूशन किसी ने भी आपको नहीं दिया होगा, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज़ हिंदी मीडियम के लिए। तो आप इस कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रेफ़र कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को रेफ़र कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द पोटेंशियल V इज़, यानी कि विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत जो विभव है उसमें V में क्या संबंध है, तो E = -dV/dx हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया फॉर एनर्जी। या भी थोड़ा सा जो क्वेश्चन है जिसने भेजा है उन्होंने थोड़ा सा प्रिंट जो है साफ़ नहीं भेजा, लेकिन रिक्वेस्ट थी कि इसका सॉल्यूशन उनको चाहिए, तो मैंने चलो ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी है तो आपका रिक्वेस्ट का सम्मान करना हमारा काम है, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं। तो यहाँ पर जो है फॉर एनर्जी, यहाँ पर आपका ऑलर इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ रॉन्ग रिलेशन बतानी है। तो 1/2 CV² जो है ये रॉन्ग होता है, बिल्कुल ही रॉन्ग होता है, क्योंकि CV² जो है गलत है। ये आपके इसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए। CV² अगर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है तो इसलिए गलत है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है इसमें जो है नहीं है। ठीक है, स्टोर्ड जो है इसमें एनर्जी आपको बतानी थी, यहाँ पर ये है जो स्टोर्ड है। ठीक है, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब इसका जो आंसर है, आपको किसी संयंत्र में संचरित ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध गलत है, तो 1/2 CV जो है ये गलत है, थर्ड ऑप्शन। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज़, यानी कि धारिता का विमीय सूत्र आपको बताना है, जो कि होता है m-1 l-2 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाइट स्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मेज़र। व्हाइट स्टोन सेतु से हम क्या मापते हैं, तो इससे हम मापते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के लिए होता है। आप देखोगे इसका डायग्राम भी तो आप समझ जाओगे कि ये तो प्रतिरोध के लिए होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। जिसने भी इंग्लिश हिंदी मीडियम ध्यान रखना आप। उसके बाद में आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर 2, 4 एंड 4। तो टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रहा है। तो पैरेलल में आपको पता ही है कि आपका कैसे हो जाता है, बिल्कुल सही। हाँ, आपने 1 लगाया है तो वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, यानी कि तीनों प्रतिरोध 2, 4 और 4 के समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड E ओम्स लॉ इज़ ऑबिट। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर होता है VD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E पर अनुगमन वेग अगर VD है तो निर्भर निम्न में से किसके लिए ओम नियम का पालन करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, VD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये वाला जिसके भी लगाया है व्युत्क्रमानुपाती, तो वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं 9th क्वेश्चन पे। फॉर ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द रिलेशन बिटवीन डिफ्लेक्शन थीटा एंड द फ्लोइंग करंट I इज़, तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, थीटा के हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। एक कुंडली गैल्वेनोमीटर के लिए विपेक्ष विक्षेप थीटा और धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I के बीच में आपको संबंध बताना था।
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी किया है उसका करेक्ट आंसर है ये। उसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करंट आई एट द सेंटर इज। तो इसका जो फॉर्मूला है क्या बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। म्यू नॉट आई अपॉन 2r जो है त्रिज्या r और वर्ताकार कुंडली जिसमें I धारा प्रवाहित होती है, और केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिणाम जो है ये होगा। इसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। द मैग्नीट्यूड फील्ड एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, 1/r होगा। किसी धारा का अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है समानुपाती होता है। कब होगा, जब 1/r। इसके बाद आते हैं ए फोटोन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10t विद वेलोसिटी 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फोटोन इज चार्ज ऑफ ए फोटोन दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसका जो आंसर आप निकालेंगे, जब इसका कैलकुलेशन बैठा लेंगे तो 3.2 × 10⁻11 न्यूटन जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप जो है एक प्रोटॉन की जो 10t के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान जो है वो होगा 3.2 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल इज़ मेजर्ड ऑफ, किसका इंडक्शन वो मेजर होता है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का। ऑब्वियस सी बात है, जब इंडक्शन की बात हो रही है ना, तो कोयल की बात हो रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया जो है इसका विद्युतीय जड़त्व बोल सकते हैं इसको हिंदी में, तो उसका जो है ये मेज़र होता है, उसका माप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन ए ट्रांसफॉर्मर। तो क्या चेंज नहीं होती है, तो वो है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्किंग ऑफ ए जनरेटर इज़ बेस्ड ऑन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो इंडक्शन होता है उसके थ्रू वर्क करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इसका सही आंसर है। जनरेटर की कार्यविधि जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित है। 16वां क्वेश्चन है। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ फाउंड यूजिंग, किसके नियम से प्राप्त होगा वो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा प्राप्त होगा। ए ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था आपको। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारिता की दिशा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, तो यहाँ पे 17वां क्वेश्चन। टू सोलिनॉइड्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ एंड रेडी इन द सेम रेशो 1:2 द रेशो ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:4। इसका जिसने भी आंसर लगाया 1:4 वो बिल्कुल सही है। समान फेरों की वाली कुंडली में उनकी लंबाइयाँ एवं त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके स्वप्रेरण का अनुपात आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज़। तो इसका आंसर हो जाएगा C = E0/B0। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था। चुंबकीय त्वरणों में दोलनी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में संबंध जो होता है C = E0/B0। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 19वां जो क्वेश्चन इसकी बात करें तो टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, इक्विवेलेंट लेंस इज़। तो इसके बाद में इक्विवेलेंट लेंस कौन सा होगा, सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेलनाकार। ठीक है, दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो समतुल्य लेंस जो बनेगी वो बेलनाकार होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका 20वां क्वेश्चन है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी जो है नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होगी। सेकंड ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है आपका इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बाई आई पीस इज़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, आभासी और अवर्धित। ठीक है, सूक्ष्म जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है नेत्रिका द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, आभासी और आवर्धित। नेक्स्ट जो है आपका 22वां। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज़, तो म्यू -1 × A, दिस इज़ द आंसर। ठीक है,
अपवर्तनांक जो है म्यू के पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का कोण जो है म्यू -1 इंटू ए हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पाथ डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसका जो आंसर होगा वो एन लैम्डा। थर्ड ऑप्शन जिसने भी करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए पथांतर है, जो वो आपका एन लैम्डा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 24वां, इन द इवेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव देयर इज़ ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटिव एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट करना था, तरंगों के व्यक्तिकरण की घटना में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 25वां है प्लेन पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट्स तो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो होती है, परस्पर लंबवत दिशा में। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट करना था आपको, जिसने भी किया है वो बिल्कुल सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन tan CB इक्वल्स टू म्यू। फर्स्ट ऑप्शन जिसने भी करेक्ट किया है उसका सही हो जाना है आंसर। तो ये इसका आंसर की ही ध्यान रखना है आपको। मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके जो डिपेंडेंटी ये है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो इस तरह से हुए हैं, जो कि संयोगवश ऐसा हुआ, दुर्भाग्य भी है मान लीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर पूरी तरह से जारी नहीं किए गए, कंप्लीट सेट्स नहीं दिए गए और उससे बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हुआ है। 27वां क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज़ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या EV बोल सकते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीजियम इज़, यहाँ पे H गिवन है, इनको लेकर के आपको जो है इसका आंसर निकालना था। तो जब आंसर आप फाइंड आउट करेंगे तो 5.16 × 10⁻16 हर्ट्ज़ जो है इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना था। तो आपने क्या किया है ये ज़रूर आप देख लेना एक बार। इसके बाद आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 120 EV इज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जबकि आपको H की वैल्यू जो है, ME की वैल्यू सारी दे रखी, वैल्यूज़ जो है नीचे दे रखी हैं। तो जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 3.14 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 120 EV गतिज ऊर्जा वाले किसी इलेक्ट्रॉन की जो है डी ब्रॉगली तरंग जो है 3.14 आर्मस्ट्रॉन्ग होगी। 29वें क्वेश्चन, इफ़ डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज़ 5.3 × 10⁻³ पर ईयर, देन इट्स हाफ लाइफ कितना होगा, जब निकालोगे तो कितना आ रहेगा, जिसका भी आया होगा 130.8 ईयर्स, वो करेक्ट है। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष 5.3 × 10⁻³ है, तो उसकी अर्ध आयु काल जो है वो हो जाएगी 130.8 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज़ गिवन बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ZM, सेकंड वाला। जिसने भी ZMP वाला जो क्वेश्चन इस आंसर को करेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप बात करें तो ये रहा 31st, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज़ मैक्सिमम इन, किसके अंदर होता है, नॉन कंडक्टर्स में होता है, यानी कि चालकों में सबसे ज़्यादा फॉरबिडन बैंड की जो है विड्थ होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जिसने भी करेक्ट किया है उसका सही है। डायोड इज़ यूज एज एन रेक्टिफायर, किसी ने एम्पलीफायर किया होगा तो गलत हो जाएगा, रेक्टिफायर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमी कंडक्टर्स इज़ ड्यू टू, किसके वजह से होते हैं, तो दोनों की वजह से होते हैं, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की वजह से। अर्धचालक में विद्युत चालन के कारण जो है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं, ध्यान रखना है आपको। 34वां जो क्वेश्चन है, गिवन ट्रुथ टेबल इज़ फॉर विच लॉजिक गेट, किस, पहले गेट देता था, लॉजिक गेट देता था, उसका ट्रुथ टेबल बनवाता था, लेकिन अभी MCQ के रूप में देना था, तो इसने जो है आंसर हमारा जो हो जाएगा नान गेट। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये नान गेट को व्यक्त करता है। ठीक है, ये जो दी गई सत्यता की सारणी है वो नान गेट को व्यक्त करती है, ध्यान रखना है आपको। और नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन इसमें है द डिवाइस विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, तो वो क्या होता है, रिपीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, पुनरावर्तक। ठीक है, तो वह युक्ति जो अभिग्राही एवं प्रेषित का संयोजन होती है
पुनरावर्तक कहलाता है, रिपीटर कहलाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से अब आपको काफ़ी संतुष्टि मिली होगी कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, आपको सब पता चल गया होगा। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आपको कि आप जिस भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं, जो अभी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो दे रहे हैं 2021 के लिए, तो आप सीधे सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप साफ फ़ोटो खींच के हमें सेंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन उसका बना दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग अपना आंसर मैच कर सकें, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियोज़ के लिए बने रहें इसी चैनल के साथ में।